स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, कुष्ठ रोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो जीवाणुओं से होता है। 2. ऐसा माना जाता है कि यह केवल नवजात बच्चों को ही होता है। 3. यह वंशानुगत बीमारी नहीं है बल्कि यह बूंदों के माध्यम से फैलती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। कुष्ठ रोग यह एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक बैक्टीरिया के कारण होता है, अतः कथन 1 सही है। इसे हैंसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह रोग त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की श्लैष्मिक सतहों और आंखों को प्रभावित करता है। यह ज्ञात है कि कुष्ठ रोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी उम्र में होता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। कुष्ठ रोग आनुवांशिक नहीं होता है, लेकिन यह अनुपचारित रूप से निकटता और लगातार संपर्क के दौरान नाक और मुंह से बूंदों के माध्यम से फैलता है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। पहला प्रश्न है, न्यूरालिंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नामक चिकित्सा उपकरणों की एक आगामी श्रेणी से संबंधित है। 2. यह मस्तिष्क के विचारों को डिकोड करने में सहायता प्रदान करेगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। न्यूरालिंक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस नामक चिकित्सा उपकरणों की एक आगामी श्रेणी से संबंधित है। यह लकवाग्रस्त व्यक्तियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के मस्तिष्क में समझ विकसित करने अथवा गति करने में सक्षम बनाने हेतु मदद कर सकता है, अतः कथन 1 सही है। यह मस्तिष्क के विचारों को डिकोड करने में सहायता प्रदान करेगा। इन संकेतों का उपयोग कंप्यूटर तथा मोबाइल फोन जैसे उपकरणों को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। इसके उपयोगकर्ता के अंग स्थिर होने की दशा में भी वह अपने मस्तिष्क के विचारों के माध्यम से वेब ब्राउज करने अथवा ऑनलाइन गेम खेलने में सक्षम होगा, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। 2. शहरों को गैर प्राप्ति क्षेत्रों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब वे लगातार 10 वर्षों की अवधि में राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों का अनुपालन हासिल नहीं करते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP को जनवरी 2019 में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। इसे देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक समयबद्ध राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में शुरू किया गया था, अतः कथन 1 सही है। गैर प्राप्ति वाले शहर: अगर शहर 5 वर्ष की अवधि में लगातार PM10 या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 के लिए राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों यानी NAAQS को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें गैर प्राप्ति घोषित कर दिया जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. द्विपक्षीय निवेश संधियां यानी BITS प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI प्रवाह को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक है। 2. BIT में विदेशी निवेशकों को उच्च स्तर का विश्वास प्रदान करके FDI आकर्षित करने की क्षमता है। 3. भारत ने पिछले दशक में उच्च स्तर का FDI आकर्षित किया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। द्विपक्षीय निवेश संधियां FDI प्रवाह को निर्धारित करने वाला एकमात्र कारक नहीं है। बता दें कि ऐसे अन्य कारक भी हैं जो देश में FDI प्रवाह को निर्धारित करते हैं, जैसे व्यापार करने में आसानी, राजनीतिक स्थिरता आदि। इस प्रकार FDI प्रवाह विभिन्न प्रकार की गतिशीलता पर निर्भर करता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। हालांकि जैसा कि विदेश मामलों की संसदीय समिति ने भारत और BIT पर अपनी रिपोर्ट में कहा
बीआईटी में विदेशी निवेशकों को उच्च स्तर पर विश्वास प्रदान करके एफडीआई आकर्षित करने की क्षमता है, इसलिए कोई भी बीआईटी के महत्व को नकार नहीं सकता है। अतः कथन 2 सही है। गौरतलब है कि भारत ने पिछले दशक में सफलतापूर्वक उच्च स्तर का एफडीआई आकर्षित किया है। अतः कथन 3 सही है। हालांकि चालू वित्त वर्ष की पहली 2 तिमाहियों में एफडीआई प्रवाह में उल्लेखनीय गिरावट आई है। यह गिरावट भू राजनीतिक चुनौतियों जैसे विभिन्न कारणों से हो सकती है, जैसा कि अनुभवजन्य अध्ययनों से पता चला है। बता दें कि बीआईटी की अनुपस्थिति ने भी इसमें योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, निवेशक राज्य विवाद निपटान यानी आईएसडीएस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह निवेशकों को विदेशी निवेश के प्रति देशों के भेदभावपूर्ण व्यवहार को कानूनी रूप से चुनौती देने की अनुमति देता है। 2. यह द्विपक्षीय निवेश संधियों यानी बीआईटी का एक घटक है जो सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत संचालित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। निवेशक राज्य विवाद निपटान यानी आईएसडीएस यह निवेशकों को विदेशी निवेश के प्रति देशों के भेदभावपूर्ण व्यवहार को कानूनी रूप से चुनौती देने की अनुमति देता है। अतः कथन 1 सही है। यह द्विपक्षीय निवेश संधियों यानी बीआईटी का एक घटक है जो सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत संचालित होता है। अतः कथन 2 सही है। भारतीय मॉडल बीआईटी के अनुच्छेद 29 में अपीली समीक्षा का प्रावधान है, इसलिए भारत आईएसडीएस में अपीली समीक्षा की अवधारणा का समर्थन करता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा ऑपरेशन सी गार्जियन है। ए. हूती हमले को रोकने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना का ऑपरेशन। बी. भूमध्य सागर में नाटो का समुद्री सुरक्षा अभियान। सी. यमन के खिलाफ अमेरिका की एक पहल। या डी. इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, भूमध्य सागर में नाटो का समुद्री सुरक्षा अभियान। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ऑपरेशन सी गार्जियन यह भूमध्य सागर में नाटो का समुद्री सुरक्षा अभियान है। यह वर्तमान में 3 समुद्री सुरक्षा कार्यों का संचालन कर रहा है। समुद्री सुरक्षा क्षमता निर्माण, समुद्री स्थिति जन्य जागरूकता के लिए समर्थन तथा समुद्री आतंकवाद विरोधी अभियान। अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी अनक्लॉज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. समुद्री मामलों और समुद्र के कानून का प्रभाग यानी DOALOS इसके सचिवालय के रूप में कार्य करता है। 2. इसके तहत प्रादेशिक सागर अपनी आधार रेखाओं से 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन दुनिया के महासागरों और समुद्रों में कानून व्यवस्था की एक व्यापक व्यवस्था निर्धारित करता है। साथ ही यह महासागरों और उनके संसाधनों के सभी उपयोगों को नियंत्रित करने वाले नियम भी स्थापित करता है। इसे 1982 में अपनाया गया था। समुद्री मामलों और समुद्र के कानून का प्रभाग समुद्र के कानून पर कन्वेंशन के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। यह कन्वेंशन एवं संबंधित समझौतों की बेहतर समझ, उनकी व्यापक स्वीकृति, समान व सुसंगत अनुप्रयोग, प्रभावी कार्यान्वयन प्रदान करने की दृष्टि से राज्यों को जानकारी, सलाह तथा सहायता प्रदान करता है। अतः कथन 1 सही है। प्रादेशिक समुद्र अपनी आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अतः कथन 2 सही है। एक समुद्री मील पृथ्वी की परिधि पर आधारित है और 1 मिनट के अक्षांश के बराबर है। यह भूमि पर मापे गए मील, एक समुद्री मील या 1.1508 भूमि मील या 1.85 किलोमीटर से थोड़ा अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भुगतान बैंकों के लिए लाइसेंस की अवधारणा रंगराजन समिति द्वारा प्रस्तावित की गई थी। 2. भुगतान बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं बीमा योजनाओं जैसी विभिन्न योजनाओं को प्रोत्साहित करना है। 3. एक भुगतान बैंक को अपनी निधि का 75% अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूतियों तथा ट्रेजरी बिलों में निवेश करना होगा, जबकि स्थापना के लिए न्यूनतम 100 करोड़ रुपए की पूंजी की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को।
भुगतान बैंक। भुगतान बैंकों को लाइसेंस प्रदान करने का विचार वर्ष 2013 में गठित नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत किया गया था, अतः कथन एक सही नहीं है। इनकी परिकल्पना देश की अल्प सेवित तथा असेवित आबादी के वित्तीय समावेशन को ध्यान में रखते हुए की गई थी। नई संस्थाओं का प्राथमिक उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना तथा प्रधानमंत्री जन धन योजना एवं बीमा योजनाओं जैसी विभिन्न योजनाओं को बढ़ावा देना है, अतः कथन 2 सही है। यह लघु बचत खातों की प्रस्तुति करेगा तथा समाज के विभिन्न वर्गों, विशेष रूप से प्रवासी श्रमिक कार्यबल, निम्न आय वाले परिवारों, लघु व्यवसायों एवं असंगठित क्षेत्र को भुगतान व प्रेषण सेवाओं की अनुमति देगा। एक भुगतान बैंक को अपनी निधि का 75% 1 वर्ष तक की परिपक्वता वाली सरकारी प्रतिभूतियों अथवा ट्रेजरी बिलों में निवेश करने की आवश्यकता होगी तथा भुगतान बैंक स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम पूंजी 100 करोड़ रुपए है, अतः कथन 3 सही है। यह संचालन तथा चल निधि प्रबंधन के लिए अन्य अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ चालू एवं सावधि जमा में अधिकतम 25% रख सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. चहलगानी तुर्क गुलाम अमीरों की एक परिषद थी जो सुल्तान की इच्छा के अनुसार दिल्ली सल्तनत का प्रशासन करती थी। 2. दिल्ली में रजिया का मकबरा दिल्ली सल्तनत युग की प्रभावशाली वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रजिया सुल्तान। पोटी या चहलगानी 40 तुर्क गुलाम अमीरों की एक परिषद थी जो सुल्तान की इच्छा के अनुसार दिल्ली सल्तनत का प्रशासन करती थी, अतः कथन 1 सही है। रजिया का अंतिम विश्राम स्थल अभी भी अज्ञात है। किसी विशिष्ट स्थान का समर्थन करने के लिए कोई सबूत नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। ऐसा माना जाता है कि उनकी कब्र बैथल, दिल्ली या टोंक में हो सकती है। इस रहस्य के बावजूद उनकी विरासत समय के साथ कायम रही। पीढ़ियों से महिलाओं ने उनके नाम एवं कहानी को अपने गीतों और लोक कथाओं में शामिल किया। अगला प्रश्न है, सी केयर्स वेब पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC द्वारा विकसित किया गया है। 2. यह भावी निधि ग्राहकों और कोयला कंपनियों को दावों के ऑनलाइन निपटान सहित विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प D, न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में कोयला मंत्रालय ने कोयला खदान भविष्य निधि संगठन का सी केयर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया है। सी केयर्स वेब पोर्टल को सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी CDAC द्वारा विकसित किया गया है, जो MEITY के अंतर्गत एक अनुसंधान और विकास संगठन है। यह पोर्टल CMPFO ग्राहकों तथा पेंशन भोगियों के अभिलेखों के रखरखाव के साथ ही सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं के लिए प्रतिबद्ध है। CMPFO कोयला क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा के लिए, भविष्य निधि एवं पेंशन योजनाओं के प्रशासन के लिए MOC के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है, अतः कथन 1 सही है। यह संगठन वर्तमान में कोयला क्षेत्र के लगभग 3.3 लाख भविष्य निधि ग्राहकों और 6.1 लाख पेंशन भोगियों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। सीकेयर CMPF ग्राहकों और कोयला कंपनियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप विभिन्न कार्य करने में सक्षम बनाएगा। इसमें दावों का ऑनलाइन निपटान, कागज रहित कामकाज, दावों का समय पर तथा सटीक निपटान, प्रसंस्करण समय में कमी एवं शिकायत निवारण शामिल है। यह डिजिटल परिवर्तन डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप है, अतः कथन 2 सही है। तो चलिए देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। समुद्री शैवाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्हें 21वीं सदी का चिकित्सीय भोजन कहा जाता है। 2. बड़े समुद्री शैवाल घने पानी के नीचे के जंगलों का निर्माण करते हैं। 3. वे अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करके और समुद्री रासायनिक क्षति का संकेत देकर जैव संकेतक के रूप में कार्य करते हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही नहीं है? A केवल 1, B केवल 2, C सभी 3, D इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही, शुक्रिया। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।